everyone, this is Shani Dinani welcoming you to Magnet Brains, and as you all know that we were discussing the chapter Glimpses of the Past. तो हम already देख चुके हैं इसका line by line explanation in the previous videos, but yes, now we need to discuss the complete overview once again. यानी हम revise करेंगे पूरे chapter को इस video में जल्दी से, because this chapter is quite lengthy. तो summary भी थोड़ी बहुत बड़ी हो सकती है, but it's all okay because आपका पूरा revision हो जाएगा, तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं है. So let's just revise the summary of the complete chapter once again in this video. Now this chapter, that is Glimpses of the Past, describes the events and the circumstances that took place in India during the year 1757 to 1857. तो overall बात किस चीज की हो रही है वो आपको पता होना चाहिए. देन ऑब्वियसली जो भी इवेंट्स हुए हैं वो सारी चीज़ें आपके ध्यान में रहेंगी, बिकॉज एक तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है तो पिक्चर्स जल्दी हमें क्लिक करती है माइंड में, राइट. तो हमें वो हेडिंग्स, वो पिक्चर, किसने क्या बोला, वो सब चीज़ें ध्यान में रहेंगी. ओवरऑल बात किसकी हो रही है कि जितने भी इवेंट्स या जो भी सिचुएशंस थी जिसकी वजह से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ 1757 से लेके 1857 के बीच में, जो भी हुआ है इस पूरी कंट्री में, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं. नाउ द पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया इन द लेसन टेल अबाउट द इवेंट्स दैट led to the first war of independence in 1857. तो जो war of independence था हमारी कंट्री का सबसे पहला war of independence, that was in 1857. वो कैसे हुआ, क्या चीजें थी जिसकी वजह से ये war हुआ, वो सब हमें देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में. Now the first pictorial representation talks about a function in Delhi. पहला pictorial जो representation है वो बात कर रहा है about a function जो कि दिल्ली में हुआ था, जहां पर जो भी freedom fighters थे, जो भी हमारे martyrs थे, शहीद थे, जिन्होंने भी अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर कंट्री एंड देयर कंट्रीमैन, उसकी बात की गई है इस फर्स्ट पिक्चर में. सो व्हाट वी कैन सी इन द वेरी फर्स्ट पिक्चर इज दैट लता मंगेशकर सैंग द सॉन्ग. उन्होंने क्या गाया, एक पेट्रियोटिक सॉन्ग, एक देशभक्ति गीत गाया था उन्होंने. दैट वाज टाइटल्ड एज मेरे वतन के लोगों एंड इट्स मेंशन इन इंग्लिश. ठीक है, तो आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, वो लिरिक्स जो है उसका रियल मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर पेट्रियोटिक सॉन्ग जो कि गाया था किसने, लता मंगेशकर जी ने, dedicated to the sacrifices made by the martyrs. और ये पूरा सॉन्ग डेडिकेटेड है किसको, all the freedom fighters, all the martyrs that made their life, you know, they sacrificed their life for the freedom of their country. She called upon the Indians to recall with tearful eyes the sacrifices of Indian freedom fighters. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये गाना गाया था कि that you know you should with tearful eyes, आप अपने आंखों में आंसू भरकर you should remember the sacrifices जो भी Indian freedom fighters ने हमारे लिए किए. Alongside her, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड लाल बहादुर शास्त्री कैन ऑल्सो बी सीन. और उस पिक्चर में आपको और क्या देखने को मिलता है, उनके साथ साथ कौन बैठे हुए हैं, यानी लता मंगेशकर जी खड़ी हैं, शी इज सिंगिंग, एंड ऑल्सो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी एंड लाल बहादुर शास्त्री कैन बी सीन इन दैट पर्टिकुलर पिक्चर. डन, ऑल राइट. The story begins with some events that took place in 1757 when the British had a strong foothold in India. तो सबसे पहले begin होती है story from 1757 जब कंपनी का conquest start हुआ था. कैसे हुआ था, जब ब्रिटिशर्स का बहुत ज़्यादा एक प्रभाव था इंडिया पे. They had a very strong, firm foothold in India. With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century. और क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा superior weapons थे wars के लिए, या फिर आप ये arms ammunitions की बात कर लीजिए, इनका जो दिमाग था, cleverness थी, wittiness थी, हर एक चीज़ उनके पास थी जिससे वो 18th century में अपना पूरा power extend कर रहे थे अपनी country में. On the contrary, the Prince of Indian States were short-sighted and lacked unity. और उसी जगह दूसरी साइड हम देखें तो हमारे जो किंग्स थे या हमारे जो प्रिंस थे इंडियन स्टेट्स के, उनमें ना तो कोई यूनिटी थी, राइवलरी थी, और येस दे वर शॉर्ट-साइटेड बिकॉज वो सिर्फ इमीडिएट बेनिफिट्स को सोच पा रहे थे कि आगे जाके क्या होने वाला है वो तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं. दे वर जस्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट बेनिफिट्स दे विल हैव, जस्ट द नियरेस्ट बेनिफिट्स दे आर गोइंग टू गेट. They took help from the English merchants to be able to defeat their rivals. और उन्होंने उनको बुलाया इंग्लिश मर्चेंट्स को, उनकी हेल्प चाहिए उन्होंने, किस लिए, so that they can defeat their competitors, कि और जो भी किंग्स हैं उनके कंट्री में उनको वो डिफीट करें और उनके किंगडम को अपने अंडर कर ले. But they were never able to think about the pros and cons that they could feel or they could see in the future if they called upon English merchants. But British East India Company took advantage of this and successfully took over the Indian rulers. But obviously being very clever, very smart, जो भी British East India Company या Britishers थे, they took charge over the prince and the kings and they took advantage of the lack of unity and peace among the rulers.
Although some people were in favor of the British, there were many who were against them. बहुत से लोग थे जो ये सोच रहे थे, wow, now there will be no wars, there will be no looting, और बहुत अच्छी बात है, God has sent the Britishers. But बहुत से ऐसे लोग थे who understood that this is something very wrong, and they were totally against the Britishers. Done? All right. टिपू सुल्तान ऑफ मैसूर वॉज अ फार साइटेड रूलर हु फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड. और उन्हीं में से एक कौन थे? टिपू सुल्तान, हु वॉज अ रूलर ऑफ मैसूर एंड ही वॉज अ फार साइटेड पर्सन. बाकी जो किंग प्रिंस थे जो कि शॉर्ट साइटेड थे, दे कुड हार्डली सी दैट व्हाट एग्जैक्टली वॉज हैपनिंग और यू नो व्हाट एग्जैक्टली वुड बी द फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज. बट टिपू सुल्तान जो है, ही वॉज द वन जो एक फार साइटेड रूलर थे. उनको समझ आ रहा था कि एग्जैक्टली ब्रिटिश पॉलिसीज क्या हैं, एग्जैक्टली आगे जाके क्या गलत होने वाला है. एंड ही अंडरस्टूड that he has to fight against the Britishers, and he did till he died. The Indians had varied opinions and reactions. और बहुत से इंडियंस का अलग रिएक्शन था, किसी कैटेगरी ऑफ लोगों का अलग रिएक्शन था. Some found it to be good कि हाँ भाई अच्छी बात है ब्रिटिशर्स आए. Some found it to be very bad कि नहीं हमारे रूलर्स पपेट्स बन गए हैं. So there were varied opinions. Some set of people were very happy with the Britishers and felt that there was peace in the country. They thought कि भाई अब शांति है, भाई हमारे जो राइवलरीज है, जो हमारे दुश्मन थे उनका तो हो गया काम खत्म, और हमारे जो ब्रिटिशर्स है भाई भगवान की वजह से आए. They felt very happy. They thought Britishers had put an end to of war and looting of thugs. तो उनको लगता था अब शांति है, कोई युद्ध नहीं होगा, कोई लूटिंग नहीं होगी, तो it is all because Britishers हैं. On the other hand, other people saw what was actually the reality. But कुछ लोग थे जो reality देख पा रहे थे, they were able to see what exactly was the truth. They understood that even if some of the princesses were cruel, they were at least of their land. उनको समझ आ गया कि भले कोई कुछ राजा जो हैं वो इस क्रूअल थे या फिर बहुत बुरी तरीके से व्यवहार करते थे, बट एटलीस्ट वो हमारे लैंड के थे, हमारे ही इंडियंस थे वो, एंड दे कुड डू दैट. तो हम एक तरीके से सहन भी कर सकते हैं. बट दूसरी कंट्री का आकर वही चीज हमारे साथ कर रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. They realize that they have become now slaves of the foreigners. और उनको समझ आ गया कि भाई हम slaves बन चुके हैं, हम एक तरीके से इनके अंडर में आ चुके हैं और वो जो बोलते हैं हम वही करते हैं. Then the chapter tells about the evil practices such as untouchability, child marriage, etc. और वैसे ही untouchability, child marriage और mention नहीं है, सती प्रथा वगैरह, ये सारी जो evil practices थी, जो कि superstitions थे, जो wrong चीजें थी, they were also being preached in India. और ये भी एक reason था कि ब्रिटिशर्स को समझ आ गया था कि हाँ इनके दिमाग से कैसे खेलना है. हाउ कैन वी just make the Indians do what we really want them to. That were practiced by religious leaders. तो यहाँ चैप्टर में हमें क्या पता चलता है about the evil practices जो कि यहाँ के religious leaders बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे थे. According to them, the people who cross the seas will no longer belong to their religion. और उनके हिसाब से जो भी लोग सी को क्रॉस करेंगे वो उनका रिलीजन नहीं रहेगा. They would hardly be called of that religion. तो इस तरीके से सुपरस्टिशंस फॉलो होते थे कि आप रिवर क्रॉस नहीं कर सकते, आपको चाइल्ड मैरिज फॉलो करनी पड़ेगी, देन अनटचेबिलिटी को बहुत ज्यादा मानते थे. तो ये सारी इविल प्रैक्टिसेस थी जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा एडवांटेज उठाया. Women were considered the root cause of all the miseries, and the very bad thing was that women was considered कि हाँ भाई अगर women है इस दुनिया में तो इसीलिए सारी sufferings हैं. तो जो है child marriage is something, household chores are something that they are meant to do. The Indians had lost their self-respect and the British scorned them. और इस तरीके से इंडियंस ने अपनी जो एक रिस्पेक्ट थी ना वही खो दी थी. They hardly had any respect. इस तरीके की जो चीजें वो कर रहे थे ना, ब्रिटिशर्स भी समझ रहे थे कि ये सारी चीजें कितनी गलत हैं, and that's why they took advantage of it. और ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, इनको ओवरपावर कर रहे थे. They imposed heavy taxes on the local farmers and forced them to abandon their fields. And they were practicing a lot of things like they started, importing a lot of tax. बहुत ज़्यादा, duty, बहुत ज़्यादा tax impose करने लगे. उस वजह से ये जो farmers थे वो tax नहीं भर पाते थे, तो इनके lands, इनकी fields ले लेते थे, जिस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता था farmers का. They threatened the farmers to imprison them if they did not clear their arrears. अगर वो अपना debt, अपना उधार नहीं clear करते थे तो उनको ये धमकी दी जाती थी, उनको डराया जाता था. They were threatened कि उनको प्रिजन में या जेल में डाल दिया जाएगा. As a result, 15 लाख Indians died of starvation between 1822 to 1836. और इन सब चीजों की वजह से रिजल्ट क्या मिला, इतना ज्यादा हंगर हो गया था, इतना ज्यादा स्कैरसिटी ऑफ फूड हो गया था कि इसकी वजह से 15 लाख इंडियंस जो हैं they died because of hunger in the years 1822 to 1836. They found ways to earn more profits. और ये पूरे तरीके ढूंढ रहे थे ताकि वो और प्रॉफिट अर्न कर पाए. इससे भी इनको शांति नहीं थी. They were not satisfied कि लैंड्स भी ले लिए, फील्ड्स ले लिए, नहीं टैक्स भी नहीं लग रहा, बल्कि उनको और चीजें भी करनी थी. They were trying to invent more and more new ideas so that वो जितना ज्यादा हो सके उतना प्रॉफिट अर्न करे.
The goods manufactured in England were being imported to India and no import duty was imposed on them. और जो गुड्स जो भी इंग्लैंड से आते थे इंडिया में, ऑब्वियसली कोई कंट्री से कोई इधर पे इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट भी होता है, तो एक टैक्स लगता है, एक ड्यूटी लगती है। तो इन लोगों ने क्या किया, ये इंडिया में भैया इनका रूल चल रहा है, तो इन्होंने एक रूल पास कर दिया कि कुछ भी जो इंग्लैंड से आएगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ताकि इनकी कंट्री को बहुत ज्यादा एडवांटेज हो। द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्ट्रॉयड द इंडियन इंडस्ट्रीज, और इस तरीके से इनकी जितनी भी पॉलिसीज थी उसकी वजह से इनको तो बहुत प्रॉफिट हो रहा था, दे वर मेकिंग फॉर्च्यून, बट यस हमारी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, वो सब बिजनेस से सब कुछ रुइन हो रहे थे, डिस्ट्रॉय हो रहे थे। स्मॉल बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल आर्टिसंस वर रुइंड, और सिर्फ बिजनेसेस ही नहीं बल्कि जो छोटे मोटे आर्टिस्ट थे जो अपने हाथों से चीजें बनाया करते थे वो सब भी डिस्ट्रॉय होने लगा। क्यों? बिकॉज ब्रिटिशर्स के पास मशीनरीज थी, उनके पास नए तरीके थे जिससे वो कम टाइम में ज्यादा चीजें बना पाते थे, एंड दे यूज्ड टू काइंड ऑफ फॉलो दैट ओनली, और इस वजह से जो भी आर्टिस्ट थे, जो भी फार्मर्स थे, एवरीबडी वाज सफरिंग। Starting from 1772 to 1833, Raja Ram Mohan Roy, a learned man from Bengal, began reforming the Indian society. अब राजा राम मोहन रॉय जो हैं, ही वॉज अ लर्नेड मैन, बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, ही हैड दैट नॉलेज। पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं है कि हैड डिग्री और समथिंग, इट्स का मतलब है कि ही हैड दैट बेसिक नॉलेज टू अंडरस्टैंड, वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिकलिटी के साथ समझ पा रहे थे कि किस तरीके से उनको अपनी कंट्री को रिफॉर्म करना पड़ेगा, अपने लोगों को चेंज करना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ें जो है वो अबॉलिश कर सकते हैं। ही वॉज एबल टू रियलाइज दैट देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद द कंट्री, ही बिलीव दैट इंडियंस मस्ट नॉट कंसिडर themselves inferior and our ancient culture was great। और फिर उनको समझ आया कि कुछ तो गड़बड़ अपनी कंट्री के साथ ही है और हमें क्या करना है, मुझे अपने जो लोग हैं, जो इंडियंस हैं, उन्हीं को समझाना पड़ेगा कि सबसे पहली बात तो अपने आप को इंफीरियर कंसिडर मत करो, डू नॉट थिंक दैट यू आर समवन हु इज वेरी लो पोजिशन्ड, या फिर आप अपने आप को बिल्कुल लुक डाउन कर रहे हो, ऐसा चीजें आपको नहीं करनी है। इनफैक्ट यू शुड थिंक कि अपना एंशिएंट कल्चर जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा था, वी हैड अ एंशिएंट कल्चर, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि वी हैड समथिंग सुपीरियर, हमारा भी कल्चर बहुत अच्छा था, एंड ऑल्सो द पीपल आर केपेबल फॉर ग्रेटर अचीवमेंट्स, और जो लोग हैं हमारी कंट्री के वो भी केपेबल हैं, उनमें भी एक केपेबिलिटी है कि वो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो रिफॉर्मेशन था वो स्टार्ट अपने लोगों से ही करना चाहते थे, क्योंकि जो लोग थे उन्हीं में एक सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बची थी, देयर वाज समथिंग जिसकी वजह से वो ये सब चीजें समझ नहीं पा रहे थे। डन, ऑलराइट। According to him, to reform the society, the superstitions must be abandoned। अब राजा राम मोहन रॉय का क्या सोचना था कि भाई अगर आपको अपनी कंट्री को रिफॉर्म करना है, किस तरीके से अगर हमें चेंजेस लाने हैं, सो वन थिंग इज दैट वी शुड फॉलो, एंड दैट इज कि हमें सुपरस्टिशंस को अबैंडन करना पड़ेगा। दैट इज जो भी पुरातन पंथी सोच है, छोटी सोच है कि ऐसा हो जाएगा, ये मत करो, सी क्रॉस नहीं कर सकते, एवरीथिंग, चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, अनटचेबिलिटी, एवरीथिंग शुड बी अबॉलिश्ड, अबैंडन्ड, एंड तभी कोई ना कोई चेंज आएगा सोसाइटी में, बिकॉज उसी चीजों की वजह से हम अपने आप को इंफीरियर सोचने लगते हैं। इट वॉज रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, और उनके हिसाब से ये सुपरस्टिशंस जो थे वो रूट कॉज थी, जड़ थी वो सारी प्रॉब्लम्स की। Once while having a conversation with his wife, Ram Mohan Roy told her that cows are of different colors but the color of their milk is the same। तो राजा राम मोहन रॉय एक बार अपनी वाइफ उमा के साथ कॉन्वर्सेशन में थे और उन्होंने उनको बताया कि जैसे हर एक काऊ जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती है, राइट, बट जो मिल्क काऊ प्रोड्यूस करती है, वो कोई भी कलर की काऊ प्रोड्यूस करे हमेशा वो सेम कलर का ही होता है। इसका मतलब सिर्फ अपीयरेंसेस डिफरेंट होते हैं, लोग अलग दिखते हैं, अलग जगह को बिलोंग करते हैं, बट ओवरऑल जो प्रोडक्शन है, जो मिल्क है, वो तो सेम है ना, यानी सबका जो मानना है वो सब कुछ सेम है। सिमिलरली डिफरेंट टीचर्स माइट हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ ईच रिलीजन इज सेम। हो सकता है हर रिलीजन को हर एक टीचर जो है वो डिफरेंट तरीके से समझाता हो, जो भी वेद पुराण है, जो भी स्क्रिप्चर्स हैं, वो सब अलग अलग बातें कहते हो, बट क्या है भाई, उन सब का जो जिस्ट है, जो एक समरी है, जो एसेंस है, वो तो क्या होता है, सेम ही होता है। He was greatly interested in science and modern knowledge and started newspapers which were stopped by the British in 1823। और प्रैक्टिकलिटी में, नॉलेज में, साइंस में, मॉडर्न नॉलेज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था किसको, राजा राम मोहन रॉय को, और उन्होंने न्यूज़पेपर्स को भी बिगिन किया था, बट बिकॉज ब्रिटिशर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस थे, दे कुड नॉट ट्रस्ट एनीबडी, वो किसी को भी ट्रस्ट नहीं करते थे, एंड इसकी वजह से उन्होंने 1823 में वो न्यूज़पेपर को भी बंद कर दिया। ही बिलीव दैट नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, और राजा राम मोहन रॉय एक बहुत अच्छी चीज़ मानते थे, वो ये था कि नॉलेज हमेशा प्रैक्टिकल और साइंटिफिक होना चाहिए।
कुछ ऐसा जो लॉजिकल हो जिसे आप इंप्लीमेंट कर पाओ अपनी लाइफ में, एंड यस इट शुड बी साइंटिफिक, दैट इज प्रूफ कर पाओ आप। ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ भी बस बोल दिया कि अगर सी क्रॉस करोगे तो रिलीजन चेंज हो जाएगा। प्रूफ करो, प्रूफ नहीं कर सकते इसका मतलब ये लॉजिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है और साइंटिफिक भी नहीं है। तो राजा राम मोहन रॉय हर चीज में प्रैक्टिकल और साइंटिफिक नॉलेज को ही प्रेफर करते थे। क्लियर? ऑलराइट। He was curious to know what made the Britishers so powerful, so he crossed the seas and traveled to England. अब वो बहुत ज़्यादा inquisitive थे, बहुत ज़्यादा curious थे ये जानने के लिए कि exactly Britishers में ऐसा क्या है, वो ऐसी क्या चीज़ है जो उनको powerful बनाती है, और इसीलिए वो sea cross करके कहाँ पहुँच जाते हैं, इंग्लैंड पहुँच जाते हैं to know that reason, वो एक चीज़ क्या है जिससे Britishers इतने ज़्यादा powerful हैं। There he told the Britishers that we as a nation accept their rule. तो वो बोलते हैं ठीक है, हम एज अ नेशन यानी इंडियंस जो हैं वो आपको एज रूलर्स और आपके रूल्स को एक्सेप्ट करते हैं, बट आपको भी एक चीज ध्यान में रखनी है, वो ये है, ही एडेड दैट दे मस्ट एक्सेप्ट इंडियंस एज सब्जेक्ट्स एंड नॉट फॉरगेट देयर रिस्पांसिबिलिटी एंड ड्यूटी टुवर्ड्स देयर सब्जेक्ट्स। बट ऑल्सो अगर हम आपको एज रूलर्स, आपके रूल्स को सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं, देन यू शुड ऑल्सो एक्सेप्ट अस एज द सब्जेक्ट्स। आपके हम क्या है? सब्जेक्ट्स हैं, और अगर हम आपके सब्जेक्ट्स हैं तो आपको अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूलना नहीं चाहिए जो कि हमारे प्रति आपकी बनती है। The Britishers continued to suppress the Indians from 1765 to 1835, बट ये जो सप्रेशन था, जो ऑपरेशन था, वो सब बढ़ता जा रहा था इन ब्रिटिशर्स का इंडियंस के लिए, और 1765 से 1835 दिस कंटिन्यूसली इंक्रीज एंड अल्टीमेटली वो पूरी टेरिटरी को जो है यहाँ पूरे इंडिया को ऑलमोस्ट अपने अंडर में ले चुके थे। इन 1818 दे पास रेगुलेशन थर्ड एक्ट इन द ईयर 1818, तो 1818 में, दो बार रिपीट हो गया सॉरी, 1888 में उन्होंने एक रेगुलेशन थर्ड एक्ट पास किया जिसका मतलब ये था कि कोई भी इंडियन को विदाउट ट्रायल जो है जेल में डाल सकते हैं। अंडर दिस एक्ट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कोई भी जजेस वगैरह की मीटिंग नहीं बैठेगी, कोई भी नहीं सुनेगा कि क्या सही है क्या गलत है, सीधे सीधे किसी भी इंडियन को जेल में डालने का फ्रीडम है, और इसी से डरते थे इंडियंस, तो जो भी कहते थे ब्रिटिशर्स वो चुपचाप वैसा ही करते थे। दे ड्रू ह्यूज अमाउंट ऑफ सैलरीज एंड मेड फॉर्च्यून आउट ऑफ देयर प्राइवेट बिजनेसेस। ऑल्सो इनका जो बिजनेस था जो ये पूरी तरीके से इंडिया में कर रहे थे, तो इससे क्या हो रहा था, ये तो फॉर्च्यून कमा रहे थे, ये सैलरीज कमा रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर कर रहे थे, बट यस इंडियंस को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था इससे। ओवरऑल दे वर सफरिंग, दे कुड नॉट अर्न एनीथिंग, और इस वजह से बहुत ज़्यादा हंगर भी हमारी कंट्री में देखने को मिला था। डन? ऑल राइट। By 1829 they were importing goods worth 7 crore rupees to India, और इस तरीके से वो इंपोर्ट कर रहे थे गुड्स को जो कि 7 करोड़, बहुत ज़्यादा अमाउंट है, अभी के टाइम इतना अमाउंट है तो उस टाइम तो आप समझ ही सकते हो। तो ये इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे, कोई टैक्स नहीं लग रहा था, इनको हर चीज़ में प्रॉफिट हो रहा था, दे वर बिकमिंग प्रॉस्परस, बहुत ज़्यादा एक तरीके से सक्सेसफुल होते जा रहे थे ये। बट इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हम इंडियंस पे पड़ रहा था। आर स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल बिजनेसेस, जो भी आर्टिस्ट हैं, एवरीबडी वाज गेटिंग डिस्ट्रॉयड। The Britishers grew richer and richer, leaving the Indian industries to die. तो ये तो सीधे पैसे वाले होते जा रहे थे, they were getting richer and richer day by day. But yes, Indians को इन्होंने छोड़ दिया था, Indian industries को छोड़ दिया था to die. Overall कोई भी तरीका नहीं था जिससे Indians वापस से अपनी सारी चीज़ों को ला पाते, they could earn, या फिर जो नॉर्मल लाइफ थी उनकी before the Britishers वो वापस पॉसिबल हो पाती। Governor General Bentinck had conveyed to Britain that the bones of cotton weavers are bleaching the plains of India, और वो जो है इस तरीके से जो गवर्नर जनरल बेंटिक है उन्होंने भी लाइन बोली थी कि जो बोन्स है कॉटन वीवर्स की, यानी कि वो इतने टाइम से जो खुद अपने हाथों से वीविंग करते थे, अब वो सारी मशीनरी से काम हो रहा है, ब्रिटिशर्स को पैसे मिल रहे हैं, ये कुछ कमा भी नहीं पा रहे हैं, तो सिर्फ क्या बचा है, बोन बचा, इतना हंगर था, और वही चीज़ जो है वो इंडियन प्लेन्स को ब्लीच कर रही है। एंड दिस इज द रीजन, जो कि एक ये जो लाइन है वो प्रूव कर सकती है कि हाउ मच इंडियंस वर सफरिंग, बट येस ब्रिटिशर्स नेवर फेल्ट फॉर देम anything and they were just continuously thinking about their profits. All the teachings in India, that is education in India, was in the form of Persian and Sanskrit. Next ये जो बात होती है कि जो भी एजुकेशन थी वो सिर्फ दो लैंग्वेजेस में होती थी इंडिया में तब के टाइम, वो थी पर्शियन और संस्कृत। बट 1835 में अ ब्रिटिश ऑफिसर ने मैक्यूले सजेस्टेड दैट दे मस्ट ट्रांसलेट ऑल ऑफ इट इन इंग्लिश सो दैट एजुकेशन इज डिलीवर्ड इन देयर लैंग्वेज। बट इन्होंने, जो मैक्यूले हैं, उन्होंने, एक ब्रिटिशर हैं, एक ये सजेशन दिया
कि क्यों ना हम जो भी एजुकेशन है जो संस्कृत और पर्शियन में होती है इंडियंस की, उसे हम कन्वर्ट कर दें किसमें, इंग्लिश में, और इन लोगों को इंग्लिश में एजुकेशन देना स्टार्ट करें सो दैट हमारी लैंग्वेज में ही इनकी एजुकेशन हो। एंड द इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क्स एंड द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स अंडर देम टू द इंडियंस। और ये चाहते थे कि भाई अगर ये एजुकेटेड होंगे, हमारी लैंग्वेज समझेंगे, तो जो हमारे छोटे मोटे काम होते हैं, जो बिल्कुल छोटी लेवल की जॉब्स होती हैं, वो हम सिर्फ इंडियन से कराएंगे तो हमारा काम भी हो जाएगा, और इस तरीके से हमारी जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो भी प्रॉस्पर करेगी, एंड एवरीथिंग विल बी लाइक अकॉर्डिंग टू आवर ओन विल। हमारी कंट्री में जैसी चीजें होती है, सारी चीजें हम यहाँ इंडिया में भी फॉलो कराएंगे। Incidentally, the education policy also produced a new generations of intellectuals who wanted to uplift their brothers too by educating them. But obviously, when they were getting educated, इसका मतलब ये नहीं था कि सिर्फ उनको इंग्लिश समझ आ रही है तो इस वजह से सिर्फ उनके काम होते जाएंगे ब्रिटिशर्स की, उनकी पेटी क्लैरिकल जॉब्स हो जाएंगी, बल्कि इसके दूसरे साइड पे एक फायदा क्या हो रहा था कि इसकी वजह से एक न्यू जनरेशन जो है दैट टू ऑफ इंटेलेक्चुअल्स वो ग्रो कर रही थी, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग वाले लोग जो हैं उनकी ग्रोथ बढ़ रही थी। द नंबर वाज इंक्रीजिंग एंड दे वर एबल टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि अगर वो चाहते हैं अपनी कंट्री को अपलिफ्ट करना या फिर अपने लोगों को अपलिफ्ट करना, तो उसके लिए उनको एजुकेट करना पड़ेगा। दे नीडेड टू कन्वे दिस टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, और वो चाहते थे कि वो इस चीज को ब्रिटिश पार्लियामेंट को कन्वे करें, बट यस ब्रिटिशर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता था, दे हार्डली केयर्ड फॉर द इंडियंस। नाउ ब्रिटिशर्स ऑन द अदर हैंड हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया बाय 1856, और 1856 तक ऑलमोस्ट कुछ छोड़कर पार्ट्स पूरे इंडिया को कॉन्कर कर चुके थे, पूरे इंडिया पर कब्जा कर चुके थे कौन, ब्रिटिशर्स। इंडियन पीपल हैड बिकम मोर वरीड एज देयर किंग्स वर नाउ बीइंग ट्रीटेड एज पपेट्स, और जो भी इंडियन पीपल थे वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे कि उनके जो किंग्स हैं, जो उनके रूलर्स हैं, वो सब पपेट्स बन चुके हैं ब्रिटिशर्स के। दे ऑल हैव बिकम लाइक अ पपेट, यानी कठपुतली, जो भी वो कहते थे ब्रिटिशर्स वो वैसे करते थे। दे हैड लॉस्ट देयर ओल्ड जॉब्स एंड लैंड, ऑल्सो दीज पीपल वर वरीड बिकॉज दे हैड नॉट ओनली लॉस्ट देयर जॉब्स बट ऑल्सो देयर लैंड, तो हर एक जगह से उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। ब्रिटिशर्स वर फोर्सिंग सम ऑफ देम टू चेंज देयर रिलीजन, इंडियंस वर टायर्ड ऑफ टॉकिंग एंड वांटेड टू डू समथिंग। और ब्रिटिशर्स जो हैं वो इनको फोर्स कर रहे थे अपने रिलीजन को चेंज करने के लिए, एंड रिलीजन वाज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियंस, एंड ऑल्सो उनको जो है ये सब चीजें बातें कर करके कि भाई बहुत गलत हो रहा है ये सब, इस सब से वो थक चुके थे, एंड नाउ दे डिसाइडेड कि अब कुछ करना पड़ेगा, नाउ वी नीड टू जस्ट डू एवरीथिंग एज एज मच एज दे कैन डू, जो भी चीजें पॉसिबल है, नाउ दे नीड टू जस्ट एक्ट ऑन द थिंग्स एंड नॉट जस्ट टॉक अबाउट इट। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स, और टैक्सेस इतने ज्यादा लगा दिए जाते थे जिसकी वजह से फार्मर्स, पीजेंट्स, उनको बहुत ज्यादा सफरिंग्स करनी पड़ी, एंड दे वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। द संथल्स इन बंगाल बिकेम डेस्परेट आफ्टर दे लॉस्ट देयर लैंड टू द ब्रिटिशर्स अंडर द न्यू लैंड रूल्स, और जो बंगाल के संथल्स थे, एक ट्राइब है, वो लोग भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुके थे, दे बिकेम वेरी एंग्री, और चाहते थे वो कुछ ना कुछ करना ब्रिटिशर्स के खिलाफ, बिकॉज दे हैड ऑल्सो लॉस्ट देयर लैंड। ब्रिटिशर्स के जो न्यू लैंड रूल्स थे उसके हिसाब से उनके लैंड्स भी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गए थे, एंड दे कुड नॉट विथस्टैंड इट, एंड दे फाइनली डिसाइडेड कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एंड इन 1855 दे रोज टू रिबेलियन एंड मैसेकेर्ड द ब्रिटिश रूलर्स एंड देयर सपोर्टर्स। एंड फाइनली 1855 में लोग ने एक रिबेल किया, एक रिवोल्ट किया, लड़े अगेंस्ट किसके, ब्रिटिशर्स के, एंड फाइनली दे मैसेकेर्ड द ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स, इन्होंने ने मारा, इनको ब्रूटली किल किया, नॉट ओनली द यूरोपियंस बट ऑल्सो उनके जो भी सपोर्टर्स थे उन सबको। द पीपल वर्किंग अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी वर हाईली डिससैटिस्फाइड टू, और जो इस ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी में या फिर इनके अंडर जो भी काम कर रहे थे वो सब भी बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाइड थे, यानी जो इंडियंस इनके अंडर में काम कर रहे थे। ऐसा क्यों? बिकॉज द इंग्लिश मैन वर गिवन गुड पे, मैंशंस एंड अदर हेल्प, व्हाइल दे गिव इंडियंस ओनली इनएडिक्वेट पे एंड स्लो प्रमोशंस। बिकॉज जितने भी इंग्लिश मैन थे, जो भी ब्रिटिशर्स काम कर रहे थे आर्मी में, उनको बहुत अच्छी अमाउंट मिलता था, बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी, मैंशंस मिलते थे, सर्वेंट्स मिलते थे, अच्छे प्रमोशंस मिलते थे, बट जो इंडियन होते थे जो भी काम करते थे उसमें उनको बहुत कम पैसे मिलते थे, दे वर गिवन पिटेंस, एंड ऑल्सो उनके जो प्रमोशंस है वो बहुत स्लो होते थे, और ये सारी चीजें देखकर बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाइड थे ये, इसकी वजह से दे कुड नॉट विथस्टैंड दिस बिहेवियर टू। दे फेल्ट बैड दैट द ब्रिटिशर्स अर्ज्ड देम टू मूव आउट ऑफ देयर लैंड, टू क्रॉस द सी एंड वर्क फॉर देम, व्हिच वाज इवन अगेंस्ट देयर रिलीजन। ऑल्सो इनको फोर्स किया जाता था कि उनकी सी, समुद्र को दे वर फोर्स्ड कि उसको क्रॉस करके वो दूसरी जगह जाएं, विच वॉज अगेंस्ट देयर रिलीजन, और इस वजह से ये लोग जो है अपने ये रिलीजन को खोना या अपने कस्टम्स के अगेंस्ट जाना ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते थे, एंड दैट्स व्हाई दे डिसाइडेड कि कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा सो दैट दे कैन फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड दे कैन जस्ट मेक देम टू मूव आउट ऑफ देयर कंट्री।
they were motivated to drive the Britishers out. And yes, they were motivated, they were inspired not by others, बल्कि उनके साथ जो चीजें हो रही थी, sufferings थी, they were somewhere motivating them कि नहीं, इनको Britishers के लिए against fight करना ही पड़ेगा. मंगल पांडे, a sepoy, attacked the adjutant of his regiment but was later executed. और जो मंगल पांडे थे, जो कि एक सिपॉय थे, यानी इस आर्मी में काम करते थे, इंडियन सोल्जर वर्किंग इन द आर्मी, उन्होंने स्टार्ट किया और उन्होंने क्या किया, ही अटैक द एग्जीक्यूटेंट, जो भी उनके सीनियर ऑफिसर के अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो असिस्टेंट होते थे उनको उन्होंने अटैक किया. बट इस वजह से जो भी उन्होंने किया था उसकी वजह से उनको लेटर एग्जीक्यूट कर दिया गया था. बट उनका ये जो एक स्टेप था वो रुइन नहीं हुआ, बिकॉज बहुत से लोग थे, thousands of people थे who were also motivated, and yes, they like Mangal Pandey took violent action against the British but were only robbed of their uniforms. तो उन्होंने भी कोशिश की, उन्होंने भी एक्शन लिया, बट yes, उनको बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया, उनकी यूनिफॉर्म्स निकलवा दी गई, उनको आयंस में खड़ा कर दिया गया, यानी जंजीरों में बांध दिया गया, and they were insulted, they were humiliated. Some of the Englishmen began to understand how Indians thought and their customs. नेक्स्ट स्टेप क्या था इनका, ब्रिटिशर्स का, कि वो धीरे धीरे समझने लगे कि भाई इनके क्या कस्टम्स हैं, क्या ट्रेडिशंस हैं, सो दैट वो उस चीज पे उनको अटैक कर पाए. दे टोल्ड ब्राह्मण सोल्जर्स दैट द बुलेट दे वर सपोज्ड टू बाइट इज कवर्ड विद ग्रीस मेड ऑफ काउ एंड पिग फैट. और इन चीजों से क्या किया उन्होंने, कस्टम्स और ट्रेडिशंस पे कैसे अटैक किया, कि उन्होंने जो भी ब्राह्मण सोल्जर्स थे उनको बोला कि भाई जो तुम कार्ट्रिजेस बाइट करके या बुलेट बाइट करके जो भी यूज करते हो और अटैक करते हो हमारे खिलाफ, क्या तुम्हें पता है कि वो काउ और पिग के फैट से बनी होती है. एंड बिकॉज वी नो दैट ब्राह्मण्स कैन नॉट जस्ट थिंक इवन अबाउट द मीट, और इस तरीके से उनके मुंह में टच हुआ है तो वो चीजें जो है वो उनका क्या कर रही थी भाई, धर्म भ्रष्ट कर रही थी. सो दीज वर समथिंग जो कि उन्होंने समझ लिया था भाई, कस्टम ट्रेडिशंस पे कैसे अटैक करना इंडियंस के, एंड दे स्टार्टेड डूइंग दैट. सो दे वर जस्ट फाइंडिंग एवरी वे ताकि ये इंडियंस को वो रोक पाए और वो ब्रिटिशर्स को जस्ट जैसे ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं वैसे वो उनको फॉलो करें. Soon chapatis were being sent to each home in every village to tell them their services could be required to fight the Englishmen. But yes, these things were something जो कि इनका अब एक जो पाइलअप हो गई थी चीजें, वो अब बहुत ज्यादा हो गया था, अब इस वजह से वो सहन नहीं कर सकते, घड़ा फूट चुका जो बोलते पेशेंस का. सो नाउ दे वर लाइक कि नहीं, अब तो फाइट करना ही पड़ेगा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और वो चपातीस भेजने लगे हर एक घर में टू मेंशन देम कि भाई आपके रूलर को आपकी जरूरत पड़ेगी कि आप लोग आए एक साथ और हमारा साथ दें टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. People agreed, obviously people agreed because हर किसी को सफर करना पड़ रहा था, and they obviously wanted कि ब्रिटिशर्स जितना जल्दी हो सके वो इस कंट्री से बाहर जाएं. Lotus flowers were circulated among the Indian soldiers. Everyone stood against them with the support of the masses in the form of shelter and other help to patriots. और जो भी आर्मी में थे, जो भी सोल्जर्स थे, उन सबको लोटस फ्लावर सर्कुलेट किया गया, उनको ये बताने के लिए कि हम सब एक साथ फाइट करेंगे इनके अगेंस्ट. और जितने भी नॉर्मल लोग थे, जो मासेस थे, वो सब हेल्प प्रोवाइड कर रहे थे, भले वो शेल्टर की हेल्प हो या अदर हेल्प हो, टू ऑल the patriots जितने भी देशभक्त थे, so that they can just move, just make the Britishers run away from this country. The city of Meerut also experienced a violent outbreak. और फिर revolt begin हुआ, जैसे जो मेरठ सिटी है वहां पर बहुत ज्यादा rebellious एक violent outbreak हुआ. The sepoys marched and moved to Delhi to support their emperors like बहादुर शाह. जितने भी sepoys थे वो सब दिल्ली गए, they marched towards Delhi ताकि वो बहादुर शाह को सपोर्ट कर सके और वहां पर जाके ब्रिटिशर्स को बाहर कर दे. The revolt of 1857 continued to spread and grow. इस तरीके से जो रिवोल्ट था, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, वो बिगिन हुआ, कंटिन्यू हुआ और धीरे धीरे हर जगह फैल गया. They even got the support of the landlords that had also lost their land due to the new land rules. और जितने भी जमींदार थे, जो भी लैंडलॉर्ड्स थे, उनका भी सपोर्ट इनको मिला बिकॉज उनके भी लैंड्स जा चुके थे ब्रिटिशर्स के पास. सो अल्टीमेटली दे ऑल्सो सफर्ड और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम भी हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे आर्मी को. पीपल वर एंग्री एंड वांटेड टू फाइट द ब्रिटिशर्स. सो एवरीबडी वाज एंग्री, एवरीबडी वाज लाइक वायलेंट. हर किसी को ये था कि नहीं, हमें फाइट करना है ब्रिटिशर्स के खिलाफ बिकॉज इट्स टू मच. नाउ ये जो डिससैटिस्फैक्शन था वो बढ़ चुका था. नाउ द स्पार्क्स वर सीन एंड यस, नाउ दे वर रेडी टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. क्लियर? ऑल राइट. Many former rulers like Begum Hasrat Mahal were bitter too because the Englishmen had taken control of their kingdoms. और धीरे धीरे जितने भी रूलर्स थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, क्यों थे वो इन्वॉल्व? बिकॉज दे वर बिटर, लाइक दे वर वेरी एंग्री बिकॉज कुछ ना कुछ उनके साथ भी हुआ था. जैसे बेगम हसरत महल जो थी, उनका किंगडम ले लिया था ब्रिटिशर्स ने, तो वो भी गुस्से में थी. शी ऑल्सो सपोर्टेड द आर्मी. सिमिलरली लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फरीदाबाद टोल्ड पीपल टू फ्री द कंट्री ऑफ ऑल द इंग्लिशमैन. जैसे मौलवी जो अहमदुल्ला हैं वो भी बाकी के लोगों को
मोटिवेट कर रहे थे, इंस्पायर कर रहे थे दैट येस टुगेदर वी नीड टू फाइट आउट एंड द ब्रिटिशर्स, वी नीड टू जस्ट मेक देम टू गो आउट ऑफ आवर कंट्री एंड पीपल ऑफ बरेली, कानपुर, इलाहाबाद रोज फॉरवर्ड टू। और इस तरीके से मोटिवेशन बढ़ता गया, इंस्पिरेशन फैलता गया और इस तरीके से बरेली, कानपुर, इलाहाबाद के लोग भी खड़े हो गए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। अजीमुल्ला खान एक्सप्रेस टोल्ड तात्या तोपे दैट दे शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज द लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और जो अजीमुल्ला खान जो हैं उन्होंने भी एक्सप्रेस किया या बोला तात्या टोपे को कि हमें जो है पेशवा नाना साहेब को लीडर बनाना चाहिए इस वॉर के लिए। सो दिस वाज जस्ट अ डिसीजन जो वो बताना चाहते थे, सजेशन था सॉरी, बिकॉज पेशवा नाना साहेब हैड ऑल द क्वालिटीज एंड ही वाज अवेयर कि किस तरीके से लीड करना है आर्मी को। इन दिस रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश 8-year-old कुंवर सिंह, सॉरी 80-year-old, इट्स नॉट 8-year-old, इट्स 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार वाज हिट बाय अ bullet in the wrist which is dedicated to Mother Ganga as his offering। और इसी वॉर में जैसे बाकी के लोगों को भी उन्हें नुकसान झेलना पड़ा, बट yes it was कुंवर सिंह also who was 80-year-old, he also fought the battle and वे उनको क्या होता है रिस्ट में कलाई पे गोली लग जाती है, he just was hit by a bullet in the wrist। अब वो क्या करते हैं, वो गंगा जी को ही ऑफर कर देता है and he was like this is my last offering for the Ganga and this is how he ended his life। It was not like he was very sad or something बिकॉज वो अपनी कंट्री के लिए फाइट कर रहे थे। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कितने लोगों ने अपनी सैक्रिफाइस की लाइफ, अपनी जान गंवाई बिकॉज दे वांटेड टू फ्री द कंट्री मैन ऑफ दीज ब्रिटिशर्स एंड नाउ वी आर ऑल फ्री बिकॉज ऑफ ऑल द सैक्रिफाइसेस दैट दीज पीपल एंड पीपल लाइक देम मेड फॉर अस। क्लियर? सो दिस इज हाउ 1857 का जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो हुआ। व्हाट वर द इवेंट्स जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, एवरीथिंग वी डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। क्लियर? ऑल राइट। So with this we finally come to an end of the topic, that is the summary of the chapter Glimpses of the Past। I hope आपको पूरा थर्ड चैप्टर क्लियर हो गया है। You know the meaning of each and every pictorial representation, each and every speech bubble that has been shown in this particular chapter। Also आपको पूरी summary जो है वो रिवाइज करने में हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। So now you have every instance, every event that led to the first war of independence and you know exactly कि अब question answers आएंगे अगर इस चैप्टर से, तो how you need to tackle with them। Clear? All right। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे with the NCERT solutions of all the questions that have been asked in this particular chapter। Till then take care of yourself। और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। Thank you so much for watching।